नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। डोनाल्ड ट्रंप बने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। दूसरे कार्यकाल के लिए पद संभालते ही अमेरिका के पेरिस जलवायु संधि से हटने के कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी बधाई, कहा साथ मिलकर काम करने को हैं उत्सुक। डॉक्टर एस जयशंकर शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कुल 699 उम्मीदवार मैदान में, सभी दलों ने झोंकी ताकत। भाजपा आज जारी करेगी संकल्प पत्र का दूसरा भाग। सैफ अली खान पर हमले की घटना के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र, कहा अभियान चलाकर घुसपैठियों की पहचान जरूरी। और सनातन आस्था के समागम महाकुंभ का आज 9वां दिन। अब तक करोड़ों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप ने संसद परिसर में कैपिटल रोटुंडा में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद तोपों की सलामी दी गई। वहीं जेडी वेंस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का स्वर्णिम युग शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण के बाद पहला बड़ा फैसला लेते हुए देश के दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि घुसपैठ रोकने के लिए जरूरत पड़ी तो वहां सेना को भी भेजा जाएगा। ट्रंप ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता घुसपैठ को रोकना है ताकि देश की जनता सुरक्षित महसूस करे। दूसरी प्राथमिकता महंगाई पर रोक लगाना है ताकि लोगों को जरूरी सामानों के लिए अतिरिक्त बोझ ना पड़े। चीन की चुनौती देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पनामा कैनाल से चीन का आधिपत्य खत्म करेंगे, पनामा कैनाल को वापस लेंगे। ट्रंप ने कहा कि दूसरे देशों पर टैक्स और टैरिफ बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका में सिर्फ 2 जेंडर होंगे। ट्रंप ने दूसरी बार कार्यकाल संभालने के साथ ही अमेरिका के पेरिस जलवायु समझौते से दूसरी बार बाहर निकालने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र को एक औपचारिक पत्र पर हस्ताक्षर करके वैश्विक निकाय को सूचित किया कि देश 2015 के ऐतिहासिक समझौते से बाहर निकलने का इरादा रखता है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। व्हाइट हाउस की ये घोषणा 2017 में ट्रंप द्वारा की गई उस कार्रवाई की याद दिलाती है जब उन्होंने घोषणा की थी कि अमेरिका वैश्विक पेरिस समझौते को छोड़ देगा। ट्रंप ने इसके अलावा संघीय कर्मचारियों को पूर्णकालिक रूप से कार्यालय में लौटने को अनिवार्य करने के कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण पर बधाई। मैं एक बार फिर साथ मिलकर काम करने, दोनों देशों को लाभ पहुंचाने और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए तत्पर हूं। आने वाले सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जहां अन्य देशों के प्रतिनिधि खड़े थे, उस पंक्ति में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ के साथ आगे की पंक्ति में बैठे नजर आए। विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को बधाई दी। अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक पोस्ट पर लिखा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी लोगों को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण पर बधाई देता हूं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए कहा कि ब्रिटेन और अमेरिका के बीच विशेष संबंध आने वाले वर्षों में भी फलते फूलते रहेंगे।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ट्रंप के साथ मिलकर आगे आने वाले अवसरों और चुनौतियों पर काम करने के लिए उत्सुक हों। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उम्मीद जताई कि वे ईरान की आतंकी धुरी को पूरी करने से हरा देंगे और हमारे क्षेत्र के लिए शांति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई और भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर के विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। उपराष्ट्रपति विद्यार्थियों के साथ बेहतर भारत के निर्माण के लिए विचार विषय पर चर्चा करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी अपने सियासी वनवास को किसी भी हाल में खत्म करने की जुगत में है। तीनों ही पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार करके जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित आज भी डोर टू डोर अभियान करेंगे। सुबह सबसे पहले गोल मार्केट जाएंगे और उसके बाद लक्ष्मीबाई नगर और ईस्ट किदवाई नगर में जनता से घर घर जाकर वोट देने की अपील करेंगे। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में नाम वापसी के बाद 70 सीटों पर कुल 699 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। कल नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी। सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम 5 उम्मीदवार पटेल नगर और कस्तूरबा नगर सीटों पर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार कुल 1522 नामांकन में से 487 नामांकन खारिज किए गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अगले महीने की 5 तारीख को होगा और गिनती 8 फरवरी को होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी करेगी। सुबह करीब 11 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली बीजेपी के कार्यालय में पार्टी का संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी करेंगे। माना जा रहा है कि इस संकल्प पत्र में युवाओं पर फोकस हो सकता है, साथ ही छात्रों के लिए भी कई घोषणाएं हो सकती हैं। इससे पहले बीती 17 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के संकल्प पत्र का पहला भाग जारी किया था, जिसमें महिलाओं, बुजुर्गों और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए तमाम तरह की सुविधाओं का वादा किया गया था। इस दौरान नड्डा ने कहा था कि दिल्ली की महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह पहली कैबिनेट में पारित होगा। एलपीजी का सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। वहीं होली और दिवाली में एक सिलेंडर अतिरिक्त मिलेगा। इसके साथ ही मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत 21,000 रुपये दिए जाएंगे। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को शरण देने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर घुसपैठियों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इनकी पहचान करना और समाज में इनके खिलाफ जागरूकता लाना बेहद जरूरी है, जिसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले पर संज्ञान लेते हुए उपराज्यपाल ने ये आदेश दिए हैं। सैफ अली खान के घर में घुसकर हमला करने वाला बांग्लादेशी नागरिक है, जिसने फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी हासिल की थी। इसे लेकर उपराज्यपाल ने चिंता व्यक्त की है और कहा कि घुसपैठियों के अवैध निवास और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना गंभीर विषय है। उपराज्यपाल ने ऐसे घुसपैठियों की पहचान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने की बात भी कही है। और अब बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ से जुड़ी खबरों की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आज 9वां दिन है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक कल शाम 6 बजे तक 8 करोड़ 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ में भाग लेने के लिए त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का आना जारी है। महाकुंभ के पहले 4 दिनों में 7 करोड़ लोगों ने आस्था की पवित्र डुबकी लगाई थी। सनातन आस्था का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा। सरकार के आकलन के अनुसार इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है।
और क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ में संगम में पवित्र डुबकी लगाने से न केवल आपका शरीर शुद्ध होता है बल्कि आपकी आत्मा को भी परम शांति मिलती है। बहरहाल महाकुंभ में आए अन्य देशों के भक्त भी ऐसी ही ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं और महाकुंभ का हिस्सा बनकर बहुत खुश हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 में दुनिया भर से आ रहे श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इनका उद्देश्य ध्यान लगाना और गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम त्रिवेणी में पवित्र डुबकी लगाना है। महाकुंभ का पर्व विविधता में एकता का भी उदाहरण है। विदेशी श्रद्धालु हर रोज पवित्र डुबकी लगाते हैं, पवित्र अनुष्ठान करते हैं, हरि नाम और ईश्वर का नाम जपते हैं और आस्था और भक्ति के इस पर्व का आनंद लेते हैं। रूस के कई श्रद्धालुओं का मानना है कि 30 मिनट तक पवित्र डुबकी लगाने से उनकी सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। After take bath, I feel very well. So much energy. संगम में डुबकी लगाने से मैं बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। जल हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी पत्नी पानी में 30 मिनट बिताती है क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। She sit and stay 30 minutes on water because this is very good for health. पवित्र स्नान से न केवल श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य लाभ मिलता है बल्कि आध्यात्मिकता में डूबे इन श्रद्धालुओं को असीम शांति और आनंद भी मिलता है। हमारे शरीर का एक भौतिक रूप होता है और एक आध्यात्मिक। मेरे गुरु ने मुझे सलाह दी कि मुझे पवित्र स्नान करना चाहिए और मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। इस स्नान से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आप गंगा नदी के पास आते हैं तो आपको स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं आ सकते तो आपको हरे कृष्ण हरे राम मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर हम यहाँ शारीरिक रूप से नहीं आ सकते तो हम भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का पाठ कर सकते हैं। विदेशी श्रद्धालुओं ने भी सभी से इस महाकुंभ में भाग लेने की अपील की और कहा कि यदि वे व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सकते तो वे अपने अपने स्थानों से ही महाकुंभ की इस पावन अवधि के दौरान भगवान का नाम जपें। दीपिका महतो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ आधुनिकता और परंपरा का एक बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश सरकार दिव्य, भव्य, सुरक्षित और डिजिटल महाकुंभ बनाने के लिए तमाम सुविधाएं प्रदान कर रही है। पहली बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए डिजिटल सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और इसी क्रम में महाकुंभ 2025 में पहली बार जनरेटिव AI आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट लॉन्च किया गया है। ये चैटबॉट महाकुंभ से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां हिंदी, अंग्रेजी सहित 10 से अधिक भाषाओं में श्रद्धालुओं को उपलब्ध करा रहा है। कुंभ सहायक ऐप या व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं, जो श्रद्धालुओं का व्यक्तिगत मार्गदर्शक का काम कर रहा है। ये चैटबॉट महाकुंभ के इतिहास, परंपराएं, साधु संतों की जानकारी, अखाड़े, स्नान तिथियां, पार्किंग और ठहरने के स्थान जैसी सभी जानकारी प्रदान कर रहा है। ये चैटबॉट गूगल नेविगेशन सुविधा से लैस है, जो श्रद्धालुओं को महाकुंभ क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान जैसे स्नान घाट, अखाड़े, कल्पवास टेंट, सेक्टर आदि का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रयागराज में दर्शनीय स्थलों, मंदिरों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों तक पहुंचने का रास्ता भी बता रहे हैं। हमारे चैटबॉट ऐप इस तरह है कि आप कुंभ मेले में आइए और यहाँ किसी से पूछने की जरूरत नहीं है आपको। आप चैटबॉट ऑन करिए और कोई भी सेक्टर में जाना चाहते हैं आप, हर जगह आपको जाने की उसमें इच्छुक, आपको पूरी सहायता मिलेगी उसमें। इससे बहुत आसानी से हम मेला में हर एक स्थानों पे अच्छे से जा सकते हैं, क्योंकि यही मददगार है। हम सभी नौजवानों को जो इस समय फ़ोन यूज कर रहे हैं, इसकी मैं सहायता से आप कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लाभदायक है। हम इसका लाभ ज़रूर उठाएं। ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक ऐप है कि हाँ, इससे आप आम जनता परेशान नहीं होगी, जिससे आराम से वो जिस जगह पे जाना चाहती हैं आसानी से पहुंच सकती हैं। महाकुंभ में नेत्र रोगियों की भी सेवा की जा रही है, जिसमें प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं को निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सभी चश्मे महाकुंभ शिविरों में रियल टाइम में बनाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 में नेत्र महाकुंभ या मेगा आई कैंप के आयोजन के साथ एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है।
दिलचस्प बात यह है कि लेंस और फ्रेम के साथ चश्मा मौके पर ही बनाया जा रहा है और हजारों भक्तों को मुफ्त में दिया जा रहा है। Once we get the prescription from the doctors, what we do is we take a lens. डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन मिलने के बाद स्टॉक में रखे लेंस को लिया जाता है। उसके बाद लेंस का साइज लिया जाता है, उसे फ्रेम के अनुसार फिट करने के लिए मशीन में डाला जाता है। मशीन द्वारा लेंस और फ्रेम के साइज के मिलाने के बाद लेंस को फ्रेम में फिट कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में 2 से 3 मिनट का समय लगता है। इस तरह एक दिन में 1000 से 2000 चश्मे बनाए जा रहे हैं। Machine will give the exact size and shape of the frame. According to the shape, we will remove the lens and then we will fix it. So that every lens takes about 1 minute. So for the right eye 1 minute and for the left eye 1 minute. So within 2 minutes to 3 minutes, we make a spectacle. So that's how we are able to cater to about 2000 to 2500 spectacles a day. इस पहल को सफल बनाने के लिए कई संगठन एक साथ आए हैं। ट्रांसे विजन का वह संगठन है जो लेंस और फ्रेम दोनों सहित चश्मे बनाने का काम करता है, जो प्रतिदिन 1500 से 2000 चश्मे बना रहा है और भक्तों को उनके पर्चे के अनुसार उपलब्ध भी करा रहा है। 70 to 80 people already on the ground from our company, out of which almost 20. चश्मे बनाने के लिए हमारे पास 70 से 80 लोगों की टीम है। इस टीम में 25 लोग पहले से तैयार फ्रेम में लेंस को फिट करने का काम करते हैं। बाकी की टीम प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से चश्मे बनाती है। इस प्रकार एक दिन में पहले से तैयार और प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से तैयार 5000 चश्मे एक दिन में डिलीवर किए जाते हैं। So it is in such a manner that a team of 70 people involved to produce anywhere between 80 to 100 pairs per hour, so that we deliver in 12 hours close to around 2000 pairs of glasses with power. So the ready ones will be 2000. So in a day we have planned to deliver 5000. इस अनूठी पहल के साथ महाकुंभ एक नया कीर्तिमान बनाने और दुनिया भर में एक मानक स्थापित करने के लिए तैयार है, जहां आस्था और भक्ति के सबसे बड़े उत्सव में आध्यात्मिकता और स्वास्थ्य का मिलन होगा। दीपिका महतो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, महाकुंभ क्षेत्र, प्रयागराज। त्रिवेणी तट पर गंगा पांडाल में शिव स्तुति, गंगा वंदन के साथ शुरू हुआ नंदी संवाद। जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती की उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी, तो वहीं संत समाज से स्वामी महेश स्वरूपानंद जी, महंत साधमानंद समेत अनेक संत मनीषी और विचारकों ने संवाद में हिस्सा लिया। समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश की बूंदों से अभिषिक्त प्रयागराज को कुंभ और महाकुंभ के आयोजन का गौरव प्राप्त हुआ, तो महाकुंभ में होने वाले संत मनीषियों के सतत वैचारिक मंथन से निकलने वाला रसामृत का पान करने पूरा भारत आता है। त्रिवेणी तट पर गंगा की गोद में गंगा पंडाल में शिव स्तुति, गंगा वंदन के साथ शुरू हुआ ऐसा ही एक वैचारिक मंथन, जिसका विषय था नदी संवाद। जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती की उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी, तो वहीं संत समाज से स्वामी महेश स्वरूपानंद जी, महंत साधमानंद, पंच अग्नि अखाड़ा सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंडले समेत अनेक संत मनीषी और विचारकों ने संवाद में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं का कहना था कि हमारी संस्कृति प्रकृति की पूजा करती है, पृथ्वी को मां मानती है। भागीरथी गंगा को हमारी संस्कृति में मां का सम्मान प्राप्त है। देश के समूचे भौगोलिक भूभाग को गोदावरी, कावेरी, नर्मदा और ब्रह्मपुत्र सस्य श्यामल स्वरूप और धन्य ध्यान से परिपूर्ण करती हैं। सभी नदियों का संरक्षण हमारा परम दायित्व है। आज नदियों पर संकट है। नदियां हमारी जीवन रेखा है। उसमें गंगा यमुना सबसे पवित्रतम नदी है और सर्वाधिक लोगों का जीवन यापन कराती हैं। और आज अंधाधुंध भौतिक विकास के कारण और हम सब की लापरवाही के कारण ये प्रदूषित हैं, ये छीड़काए हैं। गंगा की अविरलता एवं निर्मलता के लिए 70% जल नदी की मूल धारा में बना रहे, यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए आवश्यक है कि गंगा पर नए बांध न बने, सीवर और नालों के जल की अलग व्यवस्था हो, औद्योगिक अपशिष्ट किसी भी हाल में गंगा जी में न डाले जाएं।
अध्यात्म से जुड़ना होगा। अध्यात्म से जुड़ेंगे तो समझ आएगा कि रहस्य क्या है, सत्य क्या है, क्यों पूजा करनी है गंगा माँ की, क्यों वो पूजनीय है। आप तब जाके उस कार्य को कर पाएंगे। या प्रथमा संस्कृति विश्वारा, हमारी जो भारतीय संस्कृति है ये सबसे प्राचीनतम संस्कृति है, इसी से सब निकला है, इसको जानना होगा। जो हमारी गंगा मैया है ये सिर्फ एक नदी नहीं है, इट इज़ आवर लाइफ फोर्स, हमारे अध्यात्म की लाइफ फोर्स है, प्राण शक्ति है। संवाद के मनीषी इस बात पर एकमत थे कि गंगा के साथ ही देश की समस्त नदियों की अविरलता और निर्मलता के लिए और गहन प्रयास की जरूरत है। नदी गंगा यह हमारे अध्यात्म का आधार है और यह हमारे देश की उन्नति का आधार है। नदी के बिना हम आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करना, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोगों का भी कर्तव्य है, हम सभी गंगा में पॉलिथीन या गंदगी या जो भी हम अपने तरफ से उसकी सफाई के लिए कर सकें करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। Any other river in the world, I'm from London, the Thames, you don't call it the Ma Thames, no. Give it Bharat Ma, Ma Ganga. माँ शब्द बहुत स्पेशल है, इट्स incredibly special and it's incredibly important that we protect this river, we protect माँ गंगा। गंगा भारतीय धर्म, संस्कृति, दर्शन एवं अध्यात्म की आधारशिला है। गंगा जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी एवं पाप नाशिनी गंगा एक नदी नहीं, हमारी सांस्कृतिक जीवन रेखा है। नदियों के किनारे हमारी सभ्यता का विकास हुआ और सभ्यता, संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण का कार्य आदिकाल से नदियों से ही होता रहा है। लेकिन आज सूखती लुप्त होती नदियां कहती हैं कि आज नदियों के ही संरक्षण के भगीरथ प्रयास की आवश्यकता है। प्रयागराज से अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज। और आइए अब रुक करते हैं अन्य खबरों का। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज पटना में चल रहे 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत सोमवार को हुई थी, जिसका उद्देश्य देश के 56 विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारियों को एकजुट करना है। बिहार में तीसरी बार आयोजित इस सम्मेलन का विषय संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधायी निकायों का योगदान रहा। समापन सत्र में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश उपस्थित रहेंगे। गणतंत्र दिवस परेड के लिए एनसीसी कैडेट्स खास तैयारी में लगे हुए हैं। पूरे देश से 2000 से ज्यादा कैडेट इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेंगे। इस परेड में महिला शक्ति का भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आधी लड़कियां शामिल हैं। साथ ही एनसीसी कुछ कैडेट को माउंट एवरेस्ट में भेजने की भी तैयारी कर रहा है। इन सभी मुद्दों पर एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल से बात की डीडी न्यूज संवाददाता ने। मैं इस वक्त एनसीसी के हॉल ऑफ फेम में हूं और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे माउंट एवरेस्ट की तस्वीर लगी है। और मैं आपको यहाँ क्यों लाया हूं, वो इसलिए क्योंकि इस बार एनसीसी अपने कंटिंजेंट को माउंट एवरेस्ट पर भी भेजने वाली है। और मेरे साथ है डीजी एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। सर, नई नई ऊंचाइयां एनसीसी ने हासिल की है और अब सीधे माउंट एवरेस्ट। पिछले 1 साल से हम माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन की तैयारी कर रहे हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे 18 कैडेट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स कैडेट सियाचिन बैटल स्कूल्स में ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि वो माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन का हिस्सा ले सकें एंड दे आर डूइंग वेल। जनरल गुरबीर पाल सिंह, जब हम बात करते हैं एनसीसी की एकता और अनुशासन, अभी रक्षा मंत्री ने बताया कि लोग एनसीसी ज्वाइन करते हैं फौज में जाने के लिए। आप खुद बेस्ट कैडेट रहे हैं मिलिट्री स्कूल अजमेर से, तो एनसीसी कितनी मदद करती है आपको एक अच्छा इंसान और अच्छा फौजी बनाने में? तो सबसे पहले हमारा जितनी भी ट्रेनिंग है उसका मेन मुद्दा होता है एक अच्छा डिसिप्लिन सिटीजन बनाना। और जो आप एनसीसी से आपको ए, बी और सी सर्टिफिकेट मिलते हैं, उससे फौज के अंदर यूनिफॉर्म फोर्स जाने में आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं, सहूलियत मिलती है। उसके सिवा हम कैडेट्स को ट्रेन करते हैं कैसे एसएसबी को अच्छी तरह से कर पाए।
आपने बताया कि एनसीसी का जब आप एबीसी सर्टिफिकेट, खास तौर से सी सर्टिफिकेट जब आप क्लियर कर लेते हैं तो काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं बनने के, फौज में जाने के। आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि हर बार एनसीसी कुछ ना कुछ नया पेश करती, इस बार नया क्या है हमारी स्ट्रेंथ? और महिला सशक्तिकरण के बात बहुत हो रही है यहाँ पर। तो एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की स्ट्रेंथ अभी 40% हो गई है। हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो बराबरी के दर्जे पे पहुंच गई हैं। बॉयज़ गर्ल्स को बराबरी का दर्जा, बराबरी का कंपटीशन मिलता है। और इस कैंप के अंदर भी इस बार हमारी गर्ल्स की जो नफरी है वो हाईएस्ट रही है अभी तक। कितने कैडेट्स इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हमारे तकरीबन 2300 कैडेट्स इधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स आरडीसी कैंप के अंदर इधर। तो आपने सुना डीजी एनसीसी को। अगर आप भी अच्छे अफसर बनने चाहते हैं, अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो एनसीसी आइए और बी अ पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। कैमरामैन ललित के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।